फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएनएस क्लासेस। डीएनएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दीपक आनंद। आज आप लोग के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि जनरल साइंस का क्वेश्चन होगा और जनरल अवेयरनेस, ये मिक्स्ड क्वेश्चन होगा जो मैं आज आप लोग को करवाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं वही क्वेश्चन आज पिक किया हूँ। चलिए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए इसे एक टेस्ट की तरह ट्रीट कीजिएगा। आप लोग वीडियो पॉज करके इसका आंसर कमेंट में दे सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा सिटी जो है शहर की नींव किसने रखी थी? आपका होगा उदयन, अशोक, बिंबिसार और महापद्म महापद्मनंद नंदा महापद्मनंदा। इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट में। इसका करेक्ट आंसर है आपका ये उदयन। ठीक है, ये उदयन जो था वो क्या रखा था? फाउंडेशन रखा था सिटी पाटलिपुत्रा का। पाटलिपुत्रा कहाँ पे है? ये भी आता है पाटलिपुत्रा सिटी कहाँ पे? ये बिहार में है। ठीक है, ये कहाँ है? बिहार में। समझ गए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए कि किंग उदयन लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी पाटलिपुत्रा एंड दिस एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द टू रिवर्स सोन एंड गंगा। सोन और गंगा के बीच में जो है उसके बीच में इसकी नींव रखी थी। समझ गए फ्रेंड्स। इसको आप हिंदी में भी या इंग्लिश में भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, बस आप लोग देखते जाइए। ठीक है, ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ राजगीर टू पाटलिपुत्र बिकॉज द लेटेस्ट सेंट्रल लोकेशन ऑफ मगध एम्पायर। वहाँ पे क्या था? मगध एम्पायर का वो था, राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ कुरु महाजनपद। ठीक है, कुरु महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? पहला है मथुरा, इंद्रप्रस्थ, विदेह और मिथिला। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कहाँ था इसका? कुरु जनपद की राजधानी कहाँ थी? ये इंद्रप्रस्थ थी। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखा जाए तो देखिए कि द जनपद्स एंड महाजनपद्स रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ सिस्टम ऑफ 600 BC. This process of emergence of Mahajanpads were initiated by the certain important economic changes and the consequent socio-political development witnessed during the period. देखो जन जनपद और महाजनपद इतिहास पद्धति प्रकाशित करते हैं। महाजनपदों के उद्भव और प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तनों और परिणाम स्वरूप सामाजिक राजनीतिक विकास के दौरान ये शुरू हुई थी। कभी ये कब शुरू हुई थी? परिणाम स्वरूप ये क्या था? परिवर्तन सामाजिक राजनीतिक और विकास के दौरान ये शुरू हुई थी। समझ गए फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स बिलोंग्स टू द एक्सट्रीमिस्ट विंग्स ऑफ द कांग्रेस। तो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के चरमपंथी पक्ष का था? जो एक था चरमपंथी, एक गर्मपंथी था, तो उसमें चरमपंथी दल का कौन सा नेता था वो बताना था। जैसे अरविंदो घोष, दादा भाई नौरोजी, जी गोखले और एस एन बनर्जी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ये अरविंदो घोष। ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अरविंदो घोष किसका था? ये चरमपंथी पक्ष का नेता था। समझ गए? नेता कांग्रेस का चरमपंथी पक्ष का नेता था। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखा जाए। देखिए, इन सूरत सेशन ऑफ द नेशनल कांग्रेस स्प्लिट टू टू ग्रुप एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेटर्स इन 1907। ये 1907 में डिवीजन हुआ था, दो पार्ट में बच गया था, चरमपंथी और नरमपंथी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष रूप में नरमपंथी रास बिहारी घोष को चाहते थे। ठीक है, नरमपंथी का अध्यक्ष कौन सा? रास बिहारी घोष को चाहते थे। और चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लाला लाजपत राय लोकमान बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, राजनारायण बोस एंड अश्विनी कुमार दत्त चरमपंथी नेता थे। ये सब क्या था? चरमपंथी नेता थे। अरविंद घोष कौन था? ये चरमपंथी नेता थे। समझ गए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द मोस्ट एबोडेंट एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे प्रचुर तत्व में कौन सा पाया था? अल्मोनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और सोडियम। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या है?
आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो पाया जाता है वो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, सॉल्यूशन ऑक्सीजन सिलिकॉन एंड अल्युमिनियम। ऑक्सीजन सिलिकॉन अल्युमिनियम तीन जो है ये आर द थ्री मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स ऑन द अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ क्रस्ट में तीन मोस्ट कॉमन एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबोनेंट एलिमेंट। सबसे ज़्यादा कौन सा ऑक्सीजन पाया जाता है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, समझ गए फ्रेंड। उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन सेकंड पाता है, सेकंड मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द क्रस्ट। एल्यूमिनियम इज द थर्ड एबोनेंट एलिमेंट। एल्यूमिनियम कितना है? तीसरा है। ठीक है, देखिए जैसे किसका कितना परसेंट है वही मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हो गया, इसमें होता है इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इसमें कौन कौन सा ऑक्सीजन, देखिए 46.60, सिलिकॉन 27.7 और अल्युमिनियम 8.3। ये है इसका, ये जो पाया जाता है वो दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए आप लोग। इसका आंसर था सेकेंड मोस्ट एबंडेंट सिलिकॉन था। ठीक है, ऑक्सीजन ऑप्शन में रहता था, हम लोग क्या ऑक्सीजन पे टिक लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? कौन सा खरीफ फसल नहीं है? देखिए इसमें राइस, मेज, कॉटन और बेरले, बेरले जौ। ठीक है, तो इसका तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये जो है ये बारले, ये खरीफ। खरीफ कौन सा नहीं है वो पूछ रहा है ना, तो नोट ये बारले जौ जो है खरीफ फसल नहीं है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए कौन कौन सा क्या होता है बता दे रहा हूँ। रबी क्रॉप्स, वीट, बार्ले, ओट्स, ग्राम, मस्टर्ड, लेसन, ये सब किस में आता है? रबी फसलें में आता है। जैसे जौ, जेई, चना, सरसों, ये किस में? रबी फसल में आता है। खरीफ फसल में कौन कौन आता है? चावल, मक्का, बाजरा, रागी, दालें, सोयाबीन, मूंगफली। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस सेशन को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, जिससे कोई भी कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो और समझ जाएगा किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे ये है, खरीफ सेशन में कॉटन, राइस, ग्वार, बाजरा, कोकोनट, और रबी सेशन देखिए वीट, मस्टर्ड और बार्ले, ओट, बरसीम, कैस्टर, ये सब जो पाया जाता है ये रबी सेशन में पाया जाता है। ये लोग आप लोग याद रखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एक आता ही आता है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा कि द नागा अर्जुन सागर डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। नागा अर्जुन बांध जो निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ये कृष्णा, चंबल, कोसी और सतलज। तो इसमें देखिए नागार्जुन सागर डैम जो है किस पे है? कृष्णा नदी पे है। ठीक है, ये किस पे है? कृष्णा नदी। इसका एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समझ गए फ्रेंड्स। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं डिटेल्स में। देखिए नागार्जुन सागर डैम इज मोशनरी डैम अक्रॉस द कृष्णा रिवर। ये किस पे है? कृष्णा रिवर पे है, एट द नागार्जुन सागर, विच सेटल्स द बॉर्डर बिटवीन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश एंड द नगरनूर डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना, ये दोनों के बीच में शेयर करता है। देखो बनाई गई चिंता बांध है जो गुंटूर जिले आंध्र प्रदेश और नलगोंडा जिले नागालैंड तेलंगाना के बीच का सीमा विस्तार करता है। ये दोनों के बीच में है ये नागार्जुन सागर बांध। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर मैंने मैप में भी दिखा दिया। देखिए ये वाला जो है ये है यहाँ का लोकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस टाइप से, समझ गए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी, निम्नलिखित में कौन सा अदिश राशि है? ठीक है, एक होता है स्केलर, स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है। ठीक है, स्केलर क्या होता है? स्केलर में सिर्फ डायरेक्शन होता है, किसी एक डायरेक्शन में होता है। स्केलर में की एक डायरेक्शन होता है, वेक्टर में डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन, सॉरी फ्रेंड्स, स्केलर में क्या होता है? एक सेकेंड, स्केलर में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, किस दिशा में जा रहा है उसका कितना मैग्नीट्यूड है वो दोनों बताता है, उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। देखिए इसका कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक मोमेंटम ये भी वेक्टर है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये सी, ये क्या सा है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं डिटेल्स में ही बता दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए कौन सा कौन क्या है नहीं है। ठीक है फ्रेंड, देखिए ये देखा जाए स्केलर क्वांटिटी क्या था? फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी स्पेसिफाइड विद द मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो खाली मैग्नीट्यूड से स्पेसिफाई है उसे स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। और जो जिसमें एग्जांपल हो जाएगा लेंथ, स्पीड, वर्क, मास, डेंसिटी, ये सब किस है? स्केलर क्वांटिटी है। समझ गए आप लोग, याद रखें। वेक्टर क्वांटिटी में क्या है? फिजिकल क्वांटिटी चेंज द प्रेजेंस ऑफ बोथ
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। समझ गए फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। देखिए कौन कौन सा वेक्टर है, कौन कौन सा स्केलर है, वो भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और टॉर्क, ये सब किस में आता है, वेक्टर क्वांटिटी में आता है। ठीक है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी में आता है। स्केलर में क्या होगा, डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी, टेम्परेचर और ये इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सब का स्केलर क्वांटिटी में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग को फार्मूला पता रहेगा तो आप आसानी से कर लोगे। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डबल, यदि किसी वस्तु का वेग को क्या करते हैं, हम डबल कर देते हैं, उसमें क्या होगा, इट काइनेटिक एनर्जी इज डबल, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज डबल, इट्स मोमेंटम इज डबल, इट्स एक्सीलरेशन इज डबल। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये हाफ एम वी स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो वी स्क्वायर को डबल करेंगे तो ये तो 4 टाइम्स होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद एक पोटेंशियल एनर्जी का एम जी एच, इसको कोई वेलोसिटी से लेना देना है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। देखिए मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, मोमेंटम डबल। ये इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। डी देखिए, एक्सीलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन, तो इसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल से बता दे रहा हूँ। देखिए मोमेंटम इक्वल टू पी इंटू एम भी होता है, सो वेलोसिटी डबल द मोमेंटम इज डबल। जैसे वेलोसिटी डबल करेंगे, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भी का, तो बी इसको डबल करेंगे, टू भी करेंगे तो ये भी टू पी हो जाएगा। तो वही बता रहे, इसको डबल किए तो ये भी डबल हो जाएगा। इसका फार्मूला भी आप लोग जानते होंगे। देखिए मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू एम इंटू है, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, दोनों का मल्टीपल है। ये आप लोग याद रखिए, इस पर हमेशा क्वेश्चन आता है, पी इक्वल टू एम इंटू भी, यह मास इंटू वेलोसिटी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो है आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे या एसएससी किसी भी एग्जाम में पूछा गया, वही सब मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, क्लॉथ्स कीप्स अस वार्म इन द विंटर बिकॉज दे, कपड़े हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं क्योंकि वे सप्लाई हीट सप्लाई करता है, या डू नॉट रेडिएट हीट, या प्रिवेंट एयर फ्रॉम द कनेक्टिंग कनेक्टिंग द बॉडी कॉन्टैक्टिंग द बॉडी, और प्रिवेंट द हीट ऑफ द बॉडी फ्रॉम एस्केपिंग। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसमें देखिए ये क्या करता है, हम लोग को कनेक्टिंग जो एयर जो होता है उसको कनेक्ट होने से रोकता है। ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम द हीट फ्रॉम द बॉडी एस्केपिंग, और ये भी करता है। इसका ऑप्शन सी और डी दोनों हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी और डी दोनों हो जाएगा। समझ गए, इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखा जाए तो देखिए आप लोग कि वुडन क्लॉथ्स वुडन क्लॉथ्स कीप द वार्म ड्यूरिंग द विंटर बिकॉज द वूल ऑफ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वूल जो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का है, वो क्या करता है, ट्रैप कर लेता है एयर को, एयर ट्रैप इन द बिटवीन द फाइबर्स, उसके जो ऊल का जो फाइबर होता है उसके बीच में एयर को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है और उसे बाहर नहीं जाने देता है, इसलिए हम लोग को क्या कर लगता है, गर्म लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिप्सम इज एन ओर ऑफ, जिप्सम किसका और है, जिप्सम किसका और है, आयरन, कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम। ठीक है, जिप्सम किसका और, ये कैल्शियम का और है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे जिप्सम का CaSO4.2H2O। ठीक है, ये जिप्सम का फॉर्मूला है, तो इसमें क्या आ रहा है, कैल्शियम, उसी का ये और है। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स बता दे रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। देखिए जिप्सम इज ए सॉफ्ट सल्फेट मिनरल कंपोज ऑफ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट विद द कैल्शियम केमिकल फार्मूला। देखिए CaSO4.2H2 है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, CaSO4.2H2। ये किस किस में यूज होता है, फर्टिलाइजर में यूज होता है, और मेन प्लास्टर में, ब्लैक बोर्ड, ठीक है, चौक ETC, ड्राई वॉल, ठीक है, उसमें इसका यूज होता है। इसका यूज भी पूछ देता है प्लास्टर में, और फर्टिलाइजर में इसका यूज करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जिप्सम का यूज हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर में भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर किलिंग रैट्स। चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। जो चूहे को हम लोग घर में चूहा होता है उसे मारने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ये आपका हो गया, इसमें दिया हुआ जिंक फॉस्फेट,
डुरालोमिन, जिंक ऑक्साइड और सोडियम नाइट्रेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो गया आपका जिंक फॉस्फेट का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, जिंक फॉस्फेट का यूज़ करते हैं चूहा मारने के लिए घर में। ठीक है, इसके बारे में कुछ डिटेल से बता दे रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग कि सोल जिंक फॉस्फाइड इज ए इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड, इट इज यूज टू रोडेंटिसाइड। ठीक है, ये कीटनाशक के जो रूप में किया जाता है, इसका क्या था उपयोग? कृंतकनाशक के रूप में किया जाता है। समझ गए फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कराए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन नहीं है वो बताना है। ठीक है, पहला है प्रोटियम, इट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसका आप लोग जानते हैं, ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये इसका और है, बट आइसोटोप्स है। बट ये जो इरिथियम ये तो नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, हाइड्रोजन वन प्रोटियम इट इज ए स्टेबल आइसोटोप। ये क्या होता है? हाइड्रोजन वन जो होता है प्रोटियम जिसको बोलते हैं, वो स्टेबल आइसोटोप्स है। हाइड्रोजन टू ड्यूटेरियम इट इज ऑल्सो कॉल्ड हैवी वाटर, DTO इसको। और DTO को, ड्यूटेरियम को पहले DTO बोलते हैं, इसको हैवी वाटर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हैवी वाटर बोलते हैं। ट्रेटियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है। ट्राइटियम जो हाइड्रोजन थ्री जिसको बोलते हैं ट्राइटियम, वो क्या होता है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है। इसके बारे में और भी देख लेते हैं। देखिए, 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 ट्राइटियम। देखिए, इसमें क्या एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। तो आइसोटोप्स क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स बोलते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? ठीक है, राजनीति के निर्देशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल से स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। ये पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका पार्ट 4। पार्ट 4 किससे रिलेटेड है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ये रिलेटेड है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखा जाए तो देखिए कि पार्ट 4 इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। जो पार्ट 4 किसके करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये कैन नॉट बी इन्फोर्स एनी कोर्ट बट दिस प्रिंसिपल आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शेल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल टू मेकिंग लॉज। ये क्या देता है? ड्यूटी स्टेट अप्लाई करने के लिए, स्टेट पॉलिसी के लिए, और कोई भी लॉ बनाना है, कुछ बनाना है तो उसके लिए। ठीक है, देखिए, कानून बनाने के सिद्धांतों को लागू राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, ये कानून, ये राज्य का कर्तव्य होता है कि उसे फॉलो किया जाए जो पार्ट 4 में लिखा होगा, दिया गया है। देखिए, इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। देखिए, पार्ट वन क्या है? आर्टिकल 1 से 4 से। ठीक है, उसको ये यूनियन इट्स टेरिटरीज के बारे में बताता है पार्ट 1, संघ और उनके क्षेत्र के बारे में। सिटीजनशिप के नागरिकता के बारे में पार्ट 2 में दिया गया है, ये 5 से आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है। और ये आर्टिकल 3 जो फंडामेंटल राइट्स है, तो मूलभूत अधिकार जो है वो 12 से 35 में दिया है, 12 से 35 में ये दिया हुआ है। ठीक है, पार्ट 4 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राज्य की नीति एवं निर्देशक तत्व, ये जो है आर्टिकल 36 से 36 से 51 में दिया हुआ है। समझ गए फ्रेंड्स? और पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है, मूल कर्तव्य, जो आर्टिकल 51 में दिया हुआ है। समझ गए फ्रेंड्स? आप लोग समझ गए होंगे। इसका आंसर कौन सा था? आर्टिकल 4, पार्ट 4 में जो दिया हुआ वही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन है? देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन देखिए, शमीम बेग और अरुणिमा सिन्हा, बेचंद्री पाल और राहा मोहरक, राहा मोहरक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन है? ये जो आपका अरुणिमा सिन्हा है, जो भी अरुणिमा सिन्हा जो है वो जो दिव्यांग महिला है जो माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने वाली फर्स्ट महिला है। ठीक है फ्रेंड, इसके बारे में कुछ डिटेल देख लीजिए आप लोग। देखिए, यही है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा बिकम द वर्ल्ड
फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट इन 2003। ये 2003 में चढ़ने वाली जो माउंट एवरेस्ट पहली महिला थी, ठीक है। और दुनिया की दिव्यांग महिला बनी। 30 साल की 30 साल की सिन्हा अंटार्कटिका की ऊंची चोटी माउंट माउंट विंसेंट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला बन गई। और ये माउंट विंसेंट जो है उस पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला बन गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु एमोंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक मुद्रा रक्षा, ठीक है, मुद्रा राक्षसा, ठीक है, मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक कौन है, ठीक है, कालिदास, कल्हाना, कौटिल्य और बिशखदत्त। बिशखदत्त, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका कौन सा था ये, इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन था ये बिशखदत्त जो था, बिशखदत्त ये जो था, ये इसका ये मुद्रा मुद्रा राक्षस जो है पुस्तक उसका लेखक है। मुद्रा राक्षस पुस्तक कौन सा लेखक है, ये विश्वदत्त है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, बट ये एक बार आप लोग पढ़ लोगे तो वो आसानी से कर लोगे। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी बता दे रहा हूँ आपको, देखिए। द मुद्रा राक्षस इज संस्कृत लैंग्वेज प्ले बाय बिशखदत्त दैट नरेट्स द एंशियंट ऑफ द किंग चंद्रगुप्त मौर्य टू द पावर ऑफ इंडिया। देखिए, मुद्रा रक्षक बिशखदत्त द्वारा रचित एक संस्कृत भाषा का नाटक है जो भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पराक्रम में को बताता है। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य को पराक्रम को ये बताता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ये मुद्रा मुद्रा राक्षस, ठीक है, जो भी ये बिशखदत्त के द्वारा लिखा गया है। समझ गए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द मैगसेसे अवार्ड। मैगसेसे अवार्ड पाने वाले फर्स्ट इंडियन कौन सा है। मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। इंदिरा गांधी, टी.एन. सेन, किरण बेदी, विनोबा भावे, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका डी, विनोबा भावे जो था पहला मैगसेसे अवार्ड पाने वाले पहला भारतीय था, ठीक है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी बता दे रहा हूँ आपको, देखिए। विनोबा भावे जो है, विनोबा भावे वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द प्रेस्टिजियस अवार्ड फेमस गवर्नमेंट ऑफिशियल हु won the award under the government service category C to देशमुख, किरण बेदी, टी.एन. सेन और जेम लोअर सी.डी. देशमुख वाज द फर्स्ट इंडियन टू दिस वन अवार्ड। जो फर्स्ट इंडियन था जो जिसे ये अवार्ड मिला हुआ था। और ये सबको भी मिला था, बट किरण बेदी को मिला हुआ, देशमुख को मिला था, टी.एन. सेन को, सबको मिला हुआ था ये अवार्ड, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो रिसेंट करंट अफेयर है उसी से लिया गया क्वेश्चन है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च प्रवासी राहत मित्रा ऐप रिसेंटली। जो प्रवासी राहत मित्रा ऐप रिसेंटली उसने लॉन्च किया था, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश जो था ये इस ऐप को लॉन्च किया था। समझ गए फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स, देखिए। Uttar Pradesh government has launched the Pravasi Mitra app to connect the migrants and the schemes and jobs. App developed by the coordination with the United Nations Development Program UNDP. It keeps watch on the migrants' health, will also connect them to government schemes and collect their data to the help of them to job in accommodates will be their skill. उसके स्किल के अनुसार उसको जॉब मिले, इसके लिए ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ये लॉन्च किया था प्रवासी राहत मित्र ऐप, ठीक है, जो यूएनडीपी के द्वारा इसको विकसित किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच पेमेंट कंपनी हैज लिंक्ड इंटर्नशिप विथ पार्टनरशिप विथ ICICI Lombard General Insurance Company Limited to provide COVID-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर। किस
भुगतान कंपनी ने कोविड-19 सुरक्षा बीमा कवर शुरू करने के लिए आईसीसी लम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? गूगल पे, पेटीएम, भारत पे और फ़ोन पे। तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ये जो आपका है ये भारत पे, उसके द्वारा ये किया गया है, ये भारत पे के द्वारा किया गया है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। इसके बारे में देख लीजिए कि भारत पे इंटर इंक linked partnership with ICICI Lombard General Insurance Company Limited to introduce COVID-19 protection insurance cover. This insurance cover is for shopkeepers who are the most affected finally due to the coronavirus COVID-19 आउटब्रेक। जो कोविड-19 आउटब्रेक के चलते हुआ था उसके लिए ये जो मिल के दोनों ने ये लॉन्च किया था। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा भारत पे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए। Which of the following migrants has launched the portal stranded in India to help the foreign tourism who stuck in various parts of the country? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की मदद के लिए भारत में फंसे नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? भारत में फंसे नामक पोर्टल लॉन्च किया, कौन सा क्या? आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ही करेगा क्योंकि कोई टूरिज्म बाहर से आया, तो इसे आप लोग इससे रिलेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लॉन्च द पोर्टल extended in India to help the foreign tourists who break stuck in the various part of the country to web address of the stabilizingindia.com। ये एड्रेस पे उसको वो किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, इसका वेब वेब पता ये है, इस पे वो किया जा रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है, आप बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा। ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना है, आपको शेयर कर देना, और ये सब्सक्राइब बटन आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, और ये बेल आइकन बाद में प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको कोई भी वीडियो मेरे द्वारा इस चैनल पर डाला गया तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे कमेंट करके बताना, और ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।